पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। तो 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और 2016 की नोटबंदी को वैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का यह फैसला है। केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत, सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी कार्यपालिका की आर्थिक नीति है। नोटबंदी के फैसले को उल्टा नहीं जा सकता, यानी बदला नहीं जा सकता। नोटबंदी के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। तो 58 याचिकाओं पर संविधान पीठ ने इसकी सुनवाई की थी। लंबे वक्त तक इस पर सुनवाई चली और आखिरकार आज फैसले का दिन था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की नोटबंदी को वैध करार दिया है। सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। राजीव रंजन है हमारे साथ। राजीव, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत, साथ ही बताएं और क्या कुछ कहा कोर्ट में फैसला सुनाते वक्त जजों ने। बिल्कुल, आपको ये बता दें कि कोर्ट रूम में हमारे साथ ही आशीष भार्गव मौजूद है और उन जो जानकारी दी है उसके मुताबिक केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत मिली है और इस फैसले को उम्मीद की जा रही थी कि खासतौर से इस फैसले को, नोटबंदी के फैसले को अब पलटा नहीं जा सकता है। 6 साल हो गए और यही वजह है कि जस्टिस गवई ने जो फैसला सुना है उसके मुताबिक नोटबंदी जो है वैध करार दिया गया है और जो इसको लेकर जो 58 याचिकाएं थी उसको खारिज कर दिया गया और कहा गया कि नोटबंदी कार्यपालिका की आर्थिक नीति है और नोटबंदी के फैसले को पलटा नहीं जा सकता और उस फैसले में कोई त्रुटि नहीं है, यानी कोई जो है खामी नहीं है। जो ये जस्टिस गवई का जो बेंच था वो उन्होंने फैसला सुनाया है। फिलहाल अभी एक जानकारी मिल पा रही है, लेकिन अभी आप इंतजार करना होगा कि जस्टिस नागरत्ना है जो एक और जो इसी को लेकर जो वह भी एक पढ़ने वाली है, जो है ये जो सुनाने वाली है फैसला, वो क्या सुनाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जस्टिस गवई का कहना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 बेंच जो संवैधानिक पीठ बैठी थी उसके मुताबिक नोटबंदी को वैध करार दिया गया है। केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ी राहत मिली है और जो 58 याचिकाएं जो दाखिल की गई थी जिनका ये कहना था कि सरकार ने जो फैसला लिया था वो कानून सम्मत नहीं लिया था और जो आरबीआई को जो लेना चाहिए था, जो सलाह लेनी चाहिए थी, उनकी सलाह नहीं ली गई थी और जो केंद्रीय उनका जो बोर्ड है उस बोर्ड में भी इस बात की सहमति नहीं थी। इन सारे फैसलों को दरकिनार कर दिया गया और साहब तो यह भी कहा गया है कि कोर्ट जो है फैसले को अब बदला नहीं जा सकता है। कि रिकॉर्ड में यह भी पाया गया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि यह केंद्र सरकार ने निकाली है और माना है कि सिफारिश को वैधानिक योजना के जरिए ही समझा जा सकता है। रिकॉर्ड से यह भी प्रतीत होता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 6 महीने के अंतिम अवधि के भीतर आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच में नोटबंदी को लेकर बातचीत हुई थी, परामर्श हुआ था। जी राजीव, यहाँ पर एक खबर आ रही है कि जस्टिस नागरत्ना ने इसको लेकर असहमति जताई है। जी राजीव, एक बार फिर दर्शकों को विस्तार से बता देते हैं कि क्या फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 2016 की नोटबंदी को वैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत है। 58 याचिकाएं जो थी उन्हें खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी कार्यपालिका की आर्थिक नीति है। नोटबंदी के फैसले को उल्टा नहीं जा सकता। नोटबंदी के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। साथ ही कोर्ट अपने फैसले से विधानमंडल के निर्णय को नहीं बदल सकता। रिकॉर्ड की जांच के बाद हमने पाया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती है क्योंकि यह केंद्र सरकार से निकली है। हमने माना कि हमें टर्म सिफारिश को संवैधानिक योजना से समझना चाहिए। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि 6 महीने की अंतिम अवधि के भीतर आरबीआई और केंद्र के बीच परामर्श हुआ था। जस्टिस नागरत्ना ने असहमति जताई। बहुमत के साथ, यानी 4-1 की बहुमत के साथ नोटबंदी को वैध करार दिया गया है। आरजू, राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल राजीव, ये तो रहा एक मत, लेकिन दूसरा मत अभी आना बाकी है क्योंकि 2 मत आज आएंगे। दूसरा मत कब तक आएगा, क्या लगता है? दूसरा मत जो जस्टिस नागरत्ना भी अपना फैसला थोड़ी देर बाद सुना देगी, लेकिन केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ था जिन्होंने 4-1 से बहुमत से फैसला सुनाया गया और केंद्र सरकार का जो फैसला था 2016 का नोटबंदी को लेकर उसको सही ठहराया गया है। यानी केंद्र सरकार के लिए एक बहुत राहत वाली बात है। केंद्र सरकार जो दावे कर रही थी, अपनी पीठ थपथपा रही थी, कोर्ट ने भी उसे सही माना है और कहा यह गया कि सरकार ने जो भी फैसला लिया था नोटबंदी को लेकर वो कानून सम्मत था। और जो याचिकाकर्ता जो आरोप लगा रहे थे, जिन्होंने अपनी दलील दी थी कि इसमें कई सारे नीतियों
शर्तियों का पालन नहीं किया गया, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, सरकार ने एक तरफा फैसला लिया गया, बाकी कायदे कानून को अलग लग के उनकी दलील जो है वो सही नहीं माना कोर्ट ने। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो याचिकाएं जो है 58 याचिकाएं जो है यही वजह से 58 याचिका को खारिज कर दिया गया। जी आरजू, यहाँ पर देखिए कि 5 जजों की पीठ थी, संविधान पीठ, उसमें से 4-1 से यानी बहुमत से इस पर फैसला आया है। जो एक जस्टिस हैं उन्होंने इसमें असहमति जताई है, लेकिन अक्सर होता है कि जब 3 या 5 जजों की पीठ बैठती है तो उसमें कभी कभी सब एक मत होते हैं, लेकिन बहुमत जिसके साथ होता है यानी बहुमत से जो फैसला होता है, अगर 3-2 भी होता तब भी यह फैसला इसी तरह से सामने आता तो केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत है। राजीव, यहां पर सवाल एक और है कि 58 याचिकाओं के बाद, सुनवाई के बाद जो पूरा प्रोसेस रहा, केंद्र सरकार ने जो कुछ पेपर्स रखे या जो मिनट्स सामने रखे और आरबीआई ने जो अपनी बात रखी वहां जाकर, नोटबंदी के दौरान नोटबंदी के फैसले को लेकर जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी, उससे सुप्रीम कोर्ट यानी संविधान पीठ संतुष्ट नजर आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरुआत में जिस तरह से जो केंद्र सरकार का रुख रहा था उससे कहीं ना कहीं ये देखने में आया था कि संभवतः कोर्ट की नाराजगी थी कि कोर्ट के सामने उस समय कैबिनेट के पेपर नहीं रखे गए थे, आरबीआई के जो सिफारिश उसको नहीं रखा गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा दिशा निर्देश दिया 7 दिसंबर को जो अंतिम सुनवाई हुई थी कि आप सारे डॉक्यूमेंट रखिए जो नोटबंदी को लेकर थे, और उस सारे डॉक्यूमेंट को रखा गया। उसके बाद 1 सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे आपको, वो आपके पास भी वो अपडेट होगा, एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई है। कहा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नोटबंदी की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। तो जो अभी हम जिनका जिक्र कर रहे थे वो भी अब सामने आया है, उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नोटबंदी की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। एक तरीके से मत भी आ चुका है और एक तरफ सहमति जताई गई है, दूसरी तरफ असहमति जताई गई है। उसमें आपको यहां बता दें, लेकिन 4-1 से बहुमत से फैसला हुआ। राजीव, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जो केंद्र सरकार की ओर से जो शुरुआती समय में जो ये कहा गया था, कोर्ट की ओर से कहा गया था कि आपने सारे डॉक्यूमेंट नहीं रखे थे, खासतौर से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला था, आरबीआई के जो सिफारिश थी वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं रखे गए थे। और यही वजह है जब जो कोर्ट ने जब फैसला अपना रिजर्व रखा था 7 दिसंबर को, उस समय कहा गया था कि सरकार से कि आप सारे दस्तावेज रखिए कि नोटबंदी का जो फैसला लिया गया था। और वो सारे दस्तावेज जब कोर्ट के सामने पेश किए गए तो उससे कोर्ट जो है कोर्ट के जो जज थे 5 में से 4 जज जो है सहमति जताई, यानी फैसले जो है नोटबंदी का जो फैसला लिया गया था सही लिया गया था। लेकिन आपको ये बता दें कि जस्टिस नागरत्ना जो है, जो उनका ये कहना है कि जो सरकार को नोटबंदी नहीं करनी चाहिए थी, और वो सवाल उठा रही कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया का जो पालन जो हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ में से 4 ने फैसला सरकार के पक्ष में दिया है और 1 ने जो फैसला दिया वो विरोध में यानी असहमति जताई है। तो बहुमत से ये फैसला हुआ है, सरकार के फैसले को सही ठहराया गया है। सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि नए साल में सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है। जी राजीव, अगर इस पूरे फैसले के जो पूरे डिटेल्स हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे अभी आशीष भार्गव भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, जहां ये सुनवाई हो रही थी, जहां फैसला सुनाया जा रहा था, वो भी बाहर आपके साथ जुड़ेंगे थोड़े ही पल में। जो मैसेज है उसके हिसाब से अगर देखें तो एक तरीके से आज नोटबंदी पर जो कुछ 6 सालों में हुआ उस पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगा दी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से नोटबंदी को लेकर सवाल उठे थे जो 6 साल पहले 8 नवंबर को, जिस तरह से सरकार ने अचानक इस तरह से फैसला लिया गया, जो हजार रुपए के नोटों का चलन बंद कर दिया गया, लोग बैंकों को बाहर क्यू में लग गए, जो छोटे असंगठित मजदूर थे या जो पेशेगर लोग थे उनको बहुत ज्यादा उन पर चोट लगी थी, कई लोग बेरोजगार हो गए। तो उसको देखते हुए कह सकते हैं कि जो सरकार जो फैसला लिया गया उस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। सरकार का ये भी उस समय दावा किया गया था कि इससे काले धन पर रोक लगेगी, आतंकवाद पर चोट लगेगी। तो ये सारे जो सरकार के उसे दावा किए गए थे, कोर्ट ने मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उनको सही ठहराया है। सरकार का कोर्ट का यह भी कहना है कि नोटबंदी को लेकर जो सारे जो फैसले लिए गए तो कानून सम्मत लिए गए थे। जी राजीव, फैसला कब तक, जो डिटेल फैसला है उसके लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा?
देखिए मोटे तौर पर फैसला, अगर हमारे साथी हैं आशीष भार्गव आ चुके हैं जो कोर्ट के रूम में मौजूद थे। आशीष बताएं क्या क्या फैसला हुआ, क्या क्या बातें क्या? जी देखिए, बहुत बड़ा ये फैसला आया है, 4-1 से बहुमत से फैसला है, यानी एक जज अलग हैं, असहमति जताई है और 4 जजों ने, 5 में से 4 जजों ने बहुमत का ये फैसला दिया है और नोटबंदी को बिल्कुल वैध करार दिया और कहा कि ना इसकी प्रक्रिया में कोई खामी थी, ना इसका जो तरीका था उसमें कोई खामी थी, ना ही केंद्र सरकार, जो कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार के पास ये पावर नहीं थी कि वो ये कदम उठाए, वो भी उन्होंने कहा कि सरकार कार्यपालिका के डोमेन में है, यह आर्थिक नीतिगत फैसला था, कोर्ट इस फैसले को बदल नहीं सकता है। और जो 52 दिन की अवधि दी गई थी पुराने नोट बदलने के लिए, उसको भी जस्टिफाई किया और कहा है कि ये अवधि को अनुचित अवधि नहीं कहा जा सकता है। 1978 की नोटबंदी में सिर्फ 3 दिन दिए गए थे, जिसे 5 दिन बढ़ाया जा सकता था। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला यहां पर आया है, जहां पर 4 जजों ने इस नोटबंदी को, मोदी सरकार की जो नोटबंदी थी 2016 की, उसको क्लीन चिट दी है, उस पर अपनी मोहर लगाई है। लेकिन 5वें जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसे अवैध करार दिया और कहा है कि केंद्र सरकार ये कदम नहीं उठा सकती थी, ये पार्लियामेंट कर सकती थी, संसद के थ्रू ये काम हो सकता था, लेकिन इस प्रक्रिया को केंद्र सरकार शुरू नहीं कर सकती थी और ये पूरी तरह से अवैध है। और लेकिन क्योंकि 4 जज एक तरफ हैं और 4 जजों ने कहा है कि ये जो फैसला है, इस ना प्रक्रिया में कोई खामी है, ना ही ये कोई अनुचित अवधि दी गई, ना जा सकता है और केंद्र सरकार के बीच में परामर्श नहीं हुआ था। आशीष, ये याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि इसमें कई सारे जो फैसले जो है, प्रक्रिया जो है, उसका पालन नहीं किया गया। कहा गया कि आरबीआई का बोर्ड का फैसला नहीं था, ये केंद्र सरकार ने अचानक फैसला ले लिया गया, लोगों को परेशानी हुई। क्या कोर्ट ने एक फैसले में इस पर प्रकाश डाला गया? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 9 क्वेश्चन तैयार हुए थे, 6 के आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, यानी 3 क्वेश्चन नहीं फ्रेम किए हैं उन्होंने, और 6 क्वेश्चन में यही सब जवाब है। और सुप्रीम कोर्ट ने सिलसिलेवार जवाब दिए हैं कि नोटबंदी पूरी तरह वैध है, प्रक्रिया का पालन किया गया है। जो ये बात कही जा रही थी कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार नहीं था, ये जो पूरा प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, इसकी शुरुआत आरबीआई से होनी चाहिए थी और उसके बाद केंद्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए था और फिर पार्लियामेंट पे को इस पर फैसला लेना चाहिए था। उसे नकार दिया है, कहा है कि ये कार्यपालिका का ये विशुद्ध अधिकार है, आर्थिक नीतिगत फैसला है। ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। आरबीआई के साथ ये भी कहा गया कि जो रिकॉर्ड सामने रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें ये साफ होता है कि आरबीआई के से पर्याप्त परामर्श के बाद केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया था। और ये भी कहा है कि इसमें कोई भी दोषपूर्ण, कोई भी खामी इस प्रक्रिया पूरी नोटबंदी में नहीं है। ये एक बड़ी मोहर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले से लगाई। कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा राहत का दिन है। आखिरकार इस पूरी चर्चा पर विराम लग गया है और आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आरबीआई और केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा गया था, क्या क्या जवाब आरबीआई की ओर से दिया गया और केंद्र सरकार ने इस पर क्या जवाब दाखिल किया था? आप एक सुनने के लिए इसको सुन रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने जोर दिया था, खासतौर पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जोर दिया था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इतने लोगों की मौत हो गई, कौन इसके जिम्मेवार होगा, और इसका कोई फायदा भी नहीं निकला, जैसा केंद्र सरकार उस समय दावा कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 5-6 दिन तक इस मामले को सुना था और अब एक फैसला आया है। और ये फैसला इसलिए भविष्य में जरूरी होगा क्योंकि यही याचिकाकर्ता भी चाहते थे कि अब पुरानी नोटबंदी को हम बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, घड़ी की सुइयों को दोबारा से करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई भी सरकार आए, इस तरह के कदम ना उठाए। सुप्रीम कोर्ट एक नजीर, सुप्रीम कोर्ट एक कानून, सुप्रीम कोर्ट एक लक्ष्मण रेखा तय करे कि किस तरीके से, क्योंकि हवाला ये दिए गए थे कि नोटबंदी ऐसा नहीं है पहली बार हुई थी, नोटबंदी पहले भी हुई थी, लेकिन बाकायदा संसद ने कानून बनाकर की गई थी। यहां पर केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से नोटबंदी कर दी, आरबीआई को सारी चीजें बताई नहीं, एक दिन पहले सिर्फ सूचित किया, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, लोगों को पूरी अवधि नहीं दी गई नोट बदलने की, रातों रात नोट बदलने का ऐलान हो गया। ये जो तमाम चीजें थी, ये पूरी तरह से अवैध थी, देश के मौलिक नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ थी, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और सरकार इस तरीके से कोई नहीं कर सकती क्योंकि यहां पर आरबीआई के पास वो अधिकार है कि नोटबंदी हो, आर्थिक नीतियां, नोटबंदी किस तरीके से हो, ये तमाम जो पावर है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार के पास। लेकिन यहां पर अपने फैसले में 4 जजों ने, यानी हम यही कहेंगे कि बहुमत का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है कि केंद्र सरकार अपने अधिकार के भीतर थी नोटबंदी में, यानी अब आगे भी कोई सरकारें होंगी, क्योंकि याचिकाकर्ता कह रहे थे कि भविष्य में इस तरीके की कभी कोई घटना ना हो,
उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे पास करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है और कहा है ये आर्थिक नीति थी, कोर्ट इस नीति पर बैठ नहीं सकता, इसे बदल नहीं सकता, किसी भी तरह का प्रक्रिया का पूरी तरह पालन हुआ है, कोई खामी नहीं है, और जो 52 दिन की अवधि नोट बदलने के लिए दी थी वो भी बिल्कुल ठीक है। राजीव हम चाहेंगे कि आप आशीष से ये सवाल पूछिए कि जो हुआ, जो घट गया उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता था। यह अलग बात है कि उस जो घटा उस पर मुहर लगाई सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा सवाल यह था कि जो याचिकाकर्ता गए थे वो इस उम्मीद के साथ भी गए थे कि आगे कोई इस तरह का फैसला इस तरह से ना लिया जाए जिस तरह से लिया गया, जैसा उनका आरोप था। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई तस्वीर साफ की? दूसरा, क्या क्या आरोप उन 58 याचिकाओं में लगाए गए थे केंद्र सरकार और आरबीआई पे? अगर आप ये आशीष से पूछ दें। आशीष, दो सवाल हैं सारिक आपसे पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये पूछ रहे हैं कि जो याचिकाकर्ता ने जो कहा था आगे के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ कहा है कि आगे का नोटबंदी हो तो किन किन तरीके का पालन हो, और याचिकाकर्ता की ओर से क्या आरोप लगाए गए थे सरकार पर कि नोटबंदी को लेकर क्या प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, बताएं आप। जी देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा जजमेंट आएगा, अपलोड होगा, लेकिन अभी सिर्फ वो जजमेंट पढ़ा गया है और उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि नोटबंदी क्या वैध थी, क्योंकि अब याचिकाकर्ता भी ये मांग नहीं कर रहे थे। जब पिटीशन दाखिल हुई थी 6 साल पुरानी बात है जब नोटबंदी हुई थी, लेकिन सुनवाई उसकी अब हुई थी। तो सवाल ये था कि नोटबंदी तो हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, नोट बदले भी जा चुके हैं, बाजार शुरू भी हो चुका है, पुराने नोट जमा हो चुके हैं, तो अब इसकी कवायद क्यों की जाए? तो कवायद इसलिए करने की बात थी, याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि भविष्य में फिर इस तरह की घटना ना हो, कोई सरकार इस तरह अपनी मर्जी से कोई नोटबंदी का फैसला ना ले। कोई डायरेक्शन दिए गए? तो जी देखिए, इस तरह के कोई डायरेक्शन अभी नहीं है, वो देखना पड़ेगा, लेकिन सीधे तौर पर बात यह है कि नोटबंदी जो थी उसको वैध ठहराया है, यानी प्रक्रिया का पालन किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह के डायरेक्शन नहीं होंगे कि नोटबंदी के क्या आरोप लगाए गए थे, क्या याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था। 3 मुख्य बातें कही गई थी। पहली बात यह कही गई थी कि केंद्र सरकार इस तरह फैसले अपने आप नहीं ले सकती, यह आर्थिक नीति का मुद्दा है और ये आरबीआई एक्ट में आता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तय कर सकता है, वो प्रक्रिया शुरू करेगा, ना कि केंद्र सरकार। दूसरी बात यह कही गई थी कि केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से नोटबंदी कर दी, रिजर्व बैंक को बताया भी नहीं, पार्लियामेंट में एक्ट पास होना चाहिए था, कानून लाना चाहिए था, जैसे 1978 में नोटबंदी की गई थी, लेकिन यहां बिना किसी कानून के ऑर्डर से एक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद अध्यादेश ले आए और पूरी नोटबंदी कर दी। ये अवैध है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, इसे रद्द किया जाना चाहिए, नोटबंदी को अवैध करार दिया जाना चाहिए और भविष्य के लिए एक कानून तय करना चाहिए कि नोटबंदी किस तरीके से हो सकती है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है, कहा है कि नोटबंदी बिल्कुल सही थी। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की थी 2016 में नवंबर में, वो बिल्कुल ठीक थी, प्रक्रिया का पूरी तरह पालन हुआ। तो दूसरी बात यह कि आरबीआई के पास ये अधिकार था, ये जो याचिकाकर्ता कह रहे थे कि नोटबंदी करे या ना करे, ये अधिकार आरबीआई का है, उसे भी नकार दिया है कि नहीं, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में है कि वो नोटबंदी कर सकती है। तीसरी बात यह थी जो प्रक्रिया थी उसके तहत परामर्श होना चाहिए था और आरबीआई से आइडिया आना चाहिए था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सरकार को कहता कि इस तरीके की नोटबंदी होनी चाहिए, लेकिन यहां तो केंद्र सरकार ने आइडिया दिया। और दूसरी बात, पार्लियामेंट में एक्ट पास होना चाहिए था, ये संसद को करना चाहिए था, ना कि केंद्र सरकार को एग्जीक्यूटिव की तरह डिसीजन लेते हुए, एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए। उसे भी सिरे से नकार दिया और कहा है कि परामर्श जो केंद्र सरकार है वो इस तरीके के आर्थिक फैसले कर सकती है। आरबीआई से परामर्श किया गया था, इसके रिकॉर्ड मिले हैं। और तीसरी बात यह कि यह कहना भी नकार दिया है कि पार्लियामेंट को एक्ट पास करना चाहिए था। लेकिन जो अल्पमत का फैसला है जस्टिस बीवी नागरत्ना का, उन्होंने यही बातें मानी है कि यह अवैध प्रक्रिया थी, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी और ये आरबीआई की तरफ से ये फैसला होना था। इसके अलावा पार्लियामेंट को ये एक्ट पास करना चाहिए था, ना कि केंद्र सरकार को। तो अल्पमत का फैसला तो याचिकाकर्ताओं की तरफ है, लेकिन जो बहुमत का फैसला है वो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ है। और मोदी सरकार के जो नोटबंदी जो 2016 की थी, उसको एक बहुत बड़ी क्लीन चिट, बहुत बड़ी मोहर उस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से लगाई। राजीव, ये फैसला तो आ गया कि नोटबंदी को संवैधानिक करार दे दिया, वैधानिक करार दे दिया, उस पर अब सवाल नहीं उठेगा। लेकिन एक पॉइंट अभी बचता है जो अभी भी चर्चा का विषय है कि नोटबंदी से जो दावे किए गए थे वो कितने सच साबित हुए, कितने सही साबित हुए, क्योंकि कहा यह गया था केंद्र सरकार की ओर से शारिक की नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।
आरजू, उन चीजों का अगर आप देखें तो अब वो सब चर्चा का विषय है, आरोप प्रत्यारोप का विषय है, या फिर देखें तो वो आंकड़ों का विषय है, आंकड़ों का खेल है। राजीव और आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाइएगा मत कहीं, हम आपके पास वापस लौट कर आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, नोटबंदी को वैध ठहराया। आशीष भार्गव हमारे सीनियर लीगल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, बहुत उम्मीदों के साथ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन आज केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत, 4-1 से फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने। क्या कुछ फैसले में है, अगर आप दर्शकों के लिए एक बार बता दें। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बड़े सवाल ये थे कि याचिकाकर्ता शारिक ये कह रहे थे कि केंद्र जो नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी वो पूरी तरह से अवैध थी, गैरकानूनी थी, असंवैधानिक थी। उसका कारण ये था कि केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से नोटबंदी करने का फैसला किया, आरबीआई से बातचीत नहीं की, उससे कंसल्ट नहीं किया, उससे परामर्श नहीं लिया, आनन फानन में उसने ये फैसला ले लिया और नोटबंदी कर दी गई, जो अवैध तो थी ही, साथ ही देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी थी, क्योंकि बहुत कम अवधि दी गई पुराने नोट बदलने की, 52 दिन की, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई, अफरा तफरी मची देश में, लोगों को लाइनों में लगना पड़ा, खासी दिक्कतें हुई, नोटों की कमी हो गई, ये तमाम बातें की गई। दूसरी बात ये थी कि भविष्य के लिए एक कानून तय करे सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके से कोई भी सरकार आए वो नोटबंदी जैसे फैसले नहीं ले सकती है, क्योंकि ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके पास कानूनन ये हक है कि वो इस तरह की कार्रवाई को आगे बढ़ाए, उस प्रक्रिया की शुरुआत करे, कंसल्ट करे और फिर संसद में कानून पास हो, ना कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से एक नोटिफिकेशन निकाल दे। ये तमाम बड़े मुद्दे थे जिस पर करीब 5 दिन तक 5 जजों के संविधान पीठ ने सुनवाई की। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, श्याम दीवान जैसे बड़े वकील यहां पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपीयर हुए। 58 याचिकाएं टोटल दाखिल की गई थी। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी पेश हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने इसे बिल्कुल वाजिब बताया था, वैध बताया था और कहा था किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, केंद्र सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ये कदम उठाया है। ये भी कहा था कि महाभारत का जिक्र किया था कि जिस तरह महाभारत में जरासंध को चीरकर दो टुकड़े किए गए थे, उसी तरह देश में काले धन, टेरर फंडिंग, टैक्स इवेजन और जाली नोटों के जो व्यापार था उसको काबू करने के लिए इस तरह का फैसला केंद्र सरकार ने किया था। तो यहां पर फैसला सुरक्षित हुआ था 7 दिसंबर को। एक बड़ा फैसला अब आया है, 4-1 का बहुमत है। 4 जज जो हैं वो ये कह रहे हैं बहुमत के फैसले में कि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी का नोटिफिकेशन जारी हुआ वो पूरी तरह वैध है, उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है, प्रक्रिया में का पूरी तरह पालन किया गया, कोई किसी प्रक्रिया का इसमें उल्लंघन नहीं है और केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो ये आर्थिक नीतिगत फैसले ले सकती है। यानी आरबीआई के पास कोई संपूर्ण अधिकार नहीं है। और ये भी कहा है कि 6 महीने, रिकॉर्ड बताते हैं कि 6 महीने तक केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच में विचार विमर्श इस मुद्दे पर चला था। तो ये नहीं कह सकते कि विचार विमर्श आरबीआई से नहीं हुआ। एक सवाल यह था कि 52 दिन की जो अवधि नोट बदलने के लिए दी गई थी वो कम थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अवधि अनुचित नहीं कही जा सकती, क्योंकि 1978 में जब नोटबंदी हुई थी तो सिर्फ 3 दिन की अवधि दी गई थी, जिसे 5 दिन तक बढ़ाया जा सकता था। तो कुल मिलाकर ये बहुमत का फैसला है जो आज में देश के लिए कानून है, नोटबंदी के लिए वो एक मुहर है केंद्र सरकार के लिए। लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना जो 5वीं जज हैं और उन्होंने असहमति जताई है, उन्होंने कहा है कि ये फैसला पूरी तरह नोटिफिकेशन अवैध था, केंद्र सरकार इस तरीके से नोटबंदी का फैसला नहीं करना चाहिए था और संसद के पास ये अधिकार, संसद के पास ये मुद्दा जाना चाहिए था और एक कानून के तहत ही नोटबंदी का फैसला किया जाना चाहिए था। केंद्र सरकार को इतनी अपार शक्ति नहीं दी जानी चाहिए थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही यह अधिकार था कि वो परामर्श करे, वो इस प्रक्रिया को नोटबंदी की शुरू करता, ना कि केंद्र सरकार। तो एक बड़ा फैसला आया है नोटबंदी को। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ कहा था सुप्रीम कोर्ट से और आरबीआई ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें क्या चीजें मेंशन की गई थी।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने वकालत की थी। केंद्र सरकार ने कहा था ये फैसला बिल्कुल सही है, वैध है, प्रक्रिया का पालन हुआ है और केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि वो इस तरीके के फैसले ले सकता है। सबसे बड़ा जो आधार इस फैसले का बनाया था केंद्र सरकार ने, वो ये बनाया था कि देश में काले धन को रोकने के लिए, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, टैक्स चोरी को रोकने के लिए, जाली नोटों का जो व्यापार है उसको रोकने के लिए ये फैसला काफी जरूरी था। आरबीआई की सहमति थी, आरबीआई से परामर्श किया गया था, आरबीआई से विचार विमर्श लगातार चल रहा था और याचिकाकर्ताओं की सभी बातों का खंडन किया था कि इस तरीके की केंद्र सरकार ने कोई किसी से बात नहीं की थी, कि कोई फैसला नहीं दिया था। तो यहां पर केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर इसकी वकालत की थी और कहा था कि इस फैसले में कोई भी त्रुटि नहीं है। केंद्र सरकार के पास आर्थिक नीतिगत फैसले लेने का अधिकार है और अदालत को देश की आर्थिक नीतियों पर कोई जो फैसले होते हैं उसमें दखल नहीं देना चाहिए। आशीष, संक्षेप में 2 सवाल थे। पहला कि नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, इस पर अब बहस होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया था उसका पालन किया गया, एक तरीके से बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार के लिए। मेरा सवाल यह था कि जो एक दूसरा मुद्दा था, क्योंकि हर कोई ये जानता था कि इसे रिवर्स करके आप 6 साल पहले नहीं ले जा सकते, सवाल यह है कि आगे इस तरह के फैसले ना लिए जाएं और लिए जाएं तो इस तरह से ना लिए जाएं। इस पर अब उम्मीद है, क्योंकि आप बता रहे थे कि अभी इस पर जजमेंट आएगा तो पता चलेगा पूरा जजमेंट देखने के बाद, क्या इस पर कोई जानकारी है अभी आपके पास? जी देखिए, ये जानकारी जब तक पूरा जजमेंट नहीं आएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन शारिक एक बात समझनी चाहिए, जब फैसला ही अपहोल्ड हो गया सरकार का और प्रक्रिया को सही मान लिया गया तो फिर कोई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट क्यों जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो सब कुछ वैध ठहरा दिया है। यानी केंद्र सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में थी, प्रक्रिया का पालन हुआ, तो अब ऐसा कोई जजमेंट यहां से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें कि कोई ऐसी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, क्योंकि गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तमाम चीजों को केंद्र सरकार की सही ठहराया है, कोई खामी नहीं पाई है, कोई त्रुटि नहीं पाया है, कोई दोष नहीं पाया है और कहा है कि बिल्कुल सही थी नोटबंदी। तो अब सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी नहीं करेगा जैसे याचिकाकर्ता मांग रहे थे। डिटेल जजमेंट आएगा उससे पता चलेगा। हालांकि जस्टिस नागरत्ना कह रही हैं कि संसद में एक्ट पास होना चाहिए था, पार्लियामेंट को एक्ट पास करना चाहिए था, केंद्र सरकार नहीं कर सकती, लेकिन वो अल्पमत का फैसला है। तो बड़े जो फैसला है उसमें अब नोटबंदी को पूरी तरह से वैध करार दिया गया है, पूरी तरह से मुहर लगी है, मोदी सरकार को क्लीन चिट मिली है। तो अब उस तरह की गाइडलाइन की उम्मीद ना के बराबर है, बिल्कुल चाहिए। शुक्रिया आशीष इस पूरे अपडेट के लिए।